रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस था। मैसेजिंग ही तो है ना। आप कह रहे हैं कि मीडिया इसको दिखाएगा भी। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत एक अपराध बोध का नतीजा है। त्रावणकोर रियासत ने जब अपनी आजादी की घोषणा की, सावरकर ने तार देकर उनका समर्थन किया, उनको बधाई दी। लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अनुच्छेद 370 था तो हम सुरक्षित थे। जिन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं उन्हें हम सभ्य देश नहीं मानते। अब जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री अगर अपना छोटा भाई कह रहे हैं तो आप संविधान पर तो खुद हमला कर रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है कि आप संविधान बदलना चाहते हो तो गलत आरोप नहीं है। देश में हिंदू ज्यादा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो जहां सिख ज्यादा है फिर वो कहेंगे कि खालिस्तान बनाना चाहिए। वो ताकतें जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देती थी, वो ताकतें जो लोकतांत्रिक वैल्यू को बढ़ावा देती थी, वो ताकतें जो संविधान की पक्षधर थी, वो ताकतें हार क्यों गई? कमजोर थी। जो आज का विपक्ष है उसको करना चाहिए तो उसने नहीं किया या उसके महत्व को नहीं समझा। तो आरएसएस का मकसद तो यही रहा होगा फिर कि नॉन साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिले, कम्युनलिज्म बढ़े, कास्टिज्म जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। हो तो गया। हम चीन से पीछे हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके पीछे आरएसएस। नाले की गैस से वो खाना बनवा सकते हैं और रडार से वो बचा सकते हैं। जब ये समझ है, तभी कहा जाता था कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है और तीसरी तरफ गुट निरपेक्ष देशों का नेता भारत है। आज आपकी तुलना पाकिस्तान से हो रही है। मीडिया में आपका लंबा अनुभव रहा है, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, इस सब को आप समझते हैं। ये जो मैसेजिंग करने की ज़रूरत पड़ी कि देखो भाई रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस था, मैसेजिंग ही तो है ना। आप कह रहे हैं कि मीडिया इसको दिखाएगा भी। ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ज़रूरत एक अपराध बोध का नतीजा है। आप जानते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया। और सबसे बड़ी बात तो शायद आपको ये भी जानकर आश्चर्य हो कि ये तमाम जो उस समय की जो रियासतें थी उनकी आज़ादी के भी पक्ष में थे। त्रावणकोर रियासत ने जब अपनी आज़ादी की घोषणा की तो इन्होंने बाकायदा सावरकर ने तार देकर उनका समर्थन किया, उनको बधाई दी। और ये अगर हरि सिंह कश्मीर में अलग रहते तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये एक ऐसे ये कह रहे हैं कि हमेशा से हमारा राष्ट्र था, यानी इस देश में अगर 550 स्वतंत्र रियासतें होती तो भी इनका राष्ट्र था। इन्हें कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि इनका राष्ट्र तो हमेशा से था। हम और आप जिस राष्ट्र के लिए खड़े हैं, बात कर रहे हैं, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, वो एकदम अलग राष्ट्र है। पहले देश जो है तय होता था कि आपका देश का भूभाग कितना बड़ा होगा, कि आपके राजा के तलवार में शक्ति कितनी है जी। और जितने दिन वो शासन कर पाता था करता था, और उसके बाद उसके वंशज उतने काबिल नहीं होते थे तो आकार सिकुड़ जाता था। चला जाता। लेकिन हमने एक ऐसा देश बनाया जिसमें कोई भी सरकार आए जाए ऐसे ही चलेगा, सीमाएं ऐसे ही रहेंगी। यानी शक्ति की जगह एक संविधान को प्रतिस्थापित किया, व्यवस्था को कि हम एक संसदीय लोकतंत्र हैं, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हैं, और हमारी तमाम जो समस्याएं होंगी वो हम अदालतों से तय कर लेंगे, तलवारें नहीं चलेंगी। इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। आप सोचिए, जो उनके 3 बड़े मुद्दे रहे हैं, राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 और कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 370 क्या था क्या नहीं था, अब लद्दाख में देख लीजिए। लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अनुच्छेद 370 था तो हम सुरक्षित थे। क्योंकि अनुच्छेद 370 बनाया ही इसलिए गया था कि वहां पर विशेषाधिकार रहेगा और इसी आधार पर वो भारत के साथ आएंगे। और जमीन आप नहीं खरीद सकते, ये कानून 1938 का है जो राजा हरि सिंह ने बनाया था। और ऐसे ही तमाम शेड्यूल हमारे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जो तमाम राज्य हैं, आप हिमाचल में भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप उत्तराखंड में भी एक छोटा सा आवास का टुकड़ा खरीद सकते हैं, कृषि और बागवानी के लिए नहीं खरीद सकते, इसलिए कि उनकी एक विशेष पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वहाँ का पर्यावरण है, उस सबको सुरक्षित रखना है। इन्होंने सबको छोड़ के केवल कश्मीर को टारगेट किया क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, और उस आधार पर पूरे देश में कि देखिए साहब ये तुष्टीकरण, वो सेंटिमेंट्स को अपीज कर सकते कि मुसलमानों को देखिए कांग्रेस वो कर रही है, जबकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, उन्हें बेहतरी का वो करना संविधान का एक दायित्व है, करना ही पड़ेगा। और कोई भी समाज कितना सभ्य है वो इस बात से भी निर्धारित होता है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की या वंचित समुदायों की क्या स्थिति है। तो आप अगर सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सभ्यता का चक्र आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को करेगा। और पूरी दुनिया में है, यही नहीं है। जिन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं उन्हें हम सभ्य देश नहीं मानते। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जहाँ के जिन्ना जी के रास्ते पर ये चलना चाह रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन को लेकर इन्होंने ऐसा किया, अरे अदालत में था,
अदालत ने तय किया, अंत में अदालत से ही तय हुआ। लेकिन आपने पूरे देश में बवाल किया इसको लेकर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कैसे हो, लोग राम के विरोध में हैं और आप राम वाले लेकिन पार्टी मुस्लिम हैं। अपीजमेंट की बात करते करते आप असल में हिंदू अपीजमेंट करना चाह रहे आप थे। दरअसल चाह रहे हैं कि लोकतंत्र केवल संख्या का खेल है आपके हिसाब से। इकबाल का एक बड़ा मशहूर वो है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अब ये इकबाल ने थोड़ा तंज किया था कि यार ये क्या है कि आप मतलब एक विद्वान को भी और एक अनपढ़ को भी बराबर मान ले रहे हो, वो उन्होंने तंज किया था। लेकिन इन्होंने उसको लिटरल अर्थ में ले लिया, डेफिनेशन मान लिया कि जमहूरियत का मतलब है कि ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लो। अब ज्यादा लोग कैसे इकट्ठा होंगे? तो हिंदू बहुमत में है, उनको इकट्ठा कर लो। हिंदू कैसे इकट्ठा होंगे? तो आप मुसलमानों का डर दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर आप हिंदुओं को इकट्ठा करो, वरना लोगों की जाति प्रबल है तो वो जाति को महत्व देते हैं और जाति को नाश करने का इनके पास कोई योजना नहीं है। ये कभी भी आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि भारत में जाति प्रथा का नाश होना चाहिए, बल्कि इस समय तो तमाम बाबा टेलीविजन पे हमें नजर आते हैं कथावाचक जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। जी, हम यहाँ पहुंच गए हैं और इसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम से खाद पानी पाते हैं। बिल्कुल, खाद पानी पाते हैं, समर्थन पाते हैं। वहाँ पे जाके बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री जाके नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अब जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री अगर अपना छोटा भाई कह रहे हैं, तो आप संविधान पर तो खुद हमला कर रहे हैं। जिस संविधान की आपने शपथ खाई है उसमें तो धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की इजाज़त नहीं है, और आप कह रहे हो कि वो जो है हमारा छोटा भाई है। तो जब ये कहा जाता है कि आप संविधान बदलना चाहते हो तो गलत आरोप नहीं है। और फिर अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो फिर आप खालिस्तानियों को गलत कैसे कहोगे, जो कह रहे हैं कि अगर देश में हिंदू ज़्यादा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो जहाँ सिख ज़्यादा है फिर वो कहेंगे कि खालिस्तान बनाना चाहिए। तो हम तो उसका विरोध करेंगे ना, हम तो उसको गलत मानते हैं ना, क्योंकि हमारा संविधान सबको आज़ादी देता है, सबको बराबर मानता है। और आप उस पर लगातार प्रहार कर रहे हो, आप उनके साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हो, और वही आपकी विचारधारा है। जब आपने कहा कि पितृभूमि और पुण्य भूमि की शर्त लगा दी, तो मुसलमान तो आपके निगाह से कभी भारतीय हो नहीं सकते, कर ही दिया। और इस देश के इतनी बड़ी आबादी को अगर हम माने 2011 की जनगणना, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो इस देश में मुसलमान 14 से 15% है। आपने इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े संसाधन को इस अवसाद में डाल दिया है कि वो हजारों साल से जो यहाँ रहता आया, जिनके पुरखे इसी मिट्टी में दफन है, आप उनके अंदर ये भाव भर रहे हो कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक। तो वी एंड नेशनहुड, ये कहा ही है डिफाइंड में यही कहा है कि इन्हें दूसरे दर्जे का इन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। और आप यही कर रहे हैं, लगातार यही कर रहे हैं। तो आप दरअसल इस देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की शक्ति का इस्तेमाल आप नहीं होने देना चाहते। और मैं एक बात और बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, आज अगर हम चीन से पीछे हैं, आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसके पीछे आरएसएस है। क्यों है? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। 1980 तक हम लोग बराबर थे, उनका भी जो विकास दर थी, हमारी जो विकास दर थी लगभग बराबर थी, आबादी उनकी हमसे ज़्यादा थी। उसके बाद उसने इनोवेशन पर, साइंस पर जोर दिया, रिसर्च पे जोर दिया, और उसका नतीजा यह है कि आज वो कृत्रिम सूरज बना रहा है। अभी मैंने पढ़ा कि उन्होंने ऐसा ग्लू बना लिया है कि पैर टूट जाए तो प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होगी और ग्लू से आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। वहाँ की पूरी जो चेतना है, युवा है, सब ने एकदम झोंक दिया हमारे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी लेबोरेटरीज में, अनुसंधान में। और आज वो अनुसंधान के इस स्तर पे है कि अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। उसी समय 80 के दशक में जब वो इस दिशा में जा रहा था, तो हमारे देश की एक पार्टी ने तय किया कि इस देश में जो एक सहमति है सांप्रदायिक सद्भाव की, एक धर्मनिरपेक्ष भारत की, उसको हम तोड़ेंगे। और उसने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया सड़क पर। उसने ध्रुवीकरण के रास्ते पर इस देश को डाल दिया, और इस देश के पिछले 40-50 साल सिर्फ इसमें बर्बाद हुए हैं। और आज ये सिर्फ ये नहीं कि इनको सफलता मिली है, इनकी सफलता में विज्ञान का नाश भी छिपा है, क्योंकि आपने एक एंटी साइंस माहौल बनाया। आपने कहा सब कुछ वेदों में है साहब, कोई भी साइंटिफिक बात होती है आप उसके लिए मजाक उड़ाएंगे। तो सीडो साइंस को प्रमोट करते रहे जब प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट के लोग। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी, और वो वैज्ञानिकों के बीच कह रहे हैं। जब ये उनके अंदर साहस है, नाले की गैस से वो खाना बनवा सकते हैं और रडार से वो बचा सकते हैं, जब ये समझ है
यानी आपने इस देश में विज्ञान का माहौल बनाया है। इससे पहले जो सरकारें थी वो जन विज्ञान जत्था चलाती थी, गांव-गांव साइंटिस्ट को या नौजवान ऐसे विज्ञान के विद्यार्थियों को भेजा जाता था जो बताते थे कि जो आपको जादू दिखाते हैं दरअसल उसके पीछे क्या केमिकल रिएक्शन है, कैसे दो केमिकल्स को मिला के आग पैदा की जाती। ये बाकायदा सरकार की ओर से प्रयास था। आज आपने नाम सुना कहीं जन विज्ञान जत्था का है? तो आज जो चीन से आप पराजित हुए हैं उसके पीछे आरएसएस का ये एंटी साइंस मूवमेंट भी है, क्योंकि आप सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप विज्ञान के विरोध में भी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आखिरी सोपान पे चलते हैं और आपके इसी सवाल से चलते हैं, क्योंकि मैंने प्रोफेसर राम पुनियानी से बातचीत की, इंटरव्यू किया, उनका गौहर रज़ा से बातचीत की, गौहर रज़ा वाली बातचीत प्रकाशित होगी, उनसे भी एक सवाल पूछा और आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ। 1980 के दशक की आपने बात की, भारत और चाइना का पैरेलल ड्रॉ करके आपने बताया कि किस तरीके से एंटी साइंस टेम्पर जो है वो हमारे देश में बढ़ाया आरएसएस के लोगों ने, और जिसके कारण से हम पिछड़ते चले गए। भाई 1980 से 2025 सर 45 साल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप कहें कि 10-11 साल मोदी के नेतृत्व में अब तक हुई है और 5 साल अटल बिहारी के नेतृत्व में चली। मतलब आधा हिस्सा, मान लीजिए आधे से ज़्यादा हिस्सा तो नॉन बीजेपी की थी, आधा हिस्सा बीजेपी की थी। वो ताकतें जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देती थी, वो ताकतें जो लोकतांत्रिक वैल्यू को बढ़ावा देती थी, वो ताकतें जो संविधान की पक्षधर थी, वो ताकतें हार क्यों गई? कमज़ोर थी? आपस में कोई लड़ाई थी, हार कैसे गई? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस स्तर पर वैचारिक संघर्ष जो आज का विपक्ष है उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, या उसके महत्व को नहीं समझा। दूसरा, सरकारें सब कुछ नहीं करती। बुद्धिजीवियों का भी मसला है सर। हाँ बिल्कुल, जो लोग खास तौर पर हिंदी में, मैं आप इनकी सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रगति है तो हिंदी समाज में है, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जो हिंदी समाज का बुद्धिजीवी है या लेखक है, आपको उसमें हिंदी में विज्ञान पर, समाजशास्त्र पर उतनी किताबें नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, या उसके अंदर वो बेचैनी भी शायद नहीं मिलेगी कि इनको कैसे हम ले जाएं। लेकिन समाज में एक माहौल बनता है। सत्ता तो सत्ता चला रही है, लेकिन सड़क पर अगर आप लाखों लोगों को संगठित करके एक मस्जिद गिराने की ओर बढ़ रहे हो, देश के विमर्श में यही रात दिन आपने डाल दिया है, तो वो सत्ता तो सत्ता चला रही है, लेकिन देश के माहौल में तो आप ये सब भर रहे हैं ना। अब लोकतंत्र भी है। कोई और देश होता तो, जैसे आपने पहले अपने उद्बोधन में कहा था कि इन्हें प्रतिबंध हटा भी लिया गया क्योंकि लोकतंत्र था। भाई अगर जब इन पे पहली बार वो लगा प्रतिबंध आरएसएस पर, तो इनका कोई घोषणा पत्र, कोई इनका कुछ नहीं था। मतलब इनकी कोई रजिस्टर नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं। तो इन्हें बाकायदा भारत के संविधान पर ये भरोसा करते हैं और इनके संगठन का चुनाव होगा, इनका जो सरसंघ चालक है वो चुना जाएगा, जिसको इन्होंने कभी माना नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें लिख के इन्हें गृह मंत्रालय में देनी पड़ी। वो विज्ञप्ति, वो गजेट हुआ बाकायदा, आज भी वो मौजूद है, जिसमें इन्होंने यहाँ तक लिखा था कि हम किसी बच्चे को उसके अभिभावक की इच्छा के बिना, उससे पूछे बिना शाखा में नहीं लाएंगे। सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध हटाया तो ये सारी शर्तें वहाँ पर बाकायदा लिखवाया गया और इन्होंने उस बात को माना, क्योंकि इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माफ़ी मांग के बाहर आ जाएं, ये झूठ बोलकर बाहर आ जाएं। तो इन्होंने दिया सब। उसके पहले तो ये कुछ थे ही नहीं, मतलब आधिकारिक रूप से आरएसएस का आज भी रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। जो इस देश की सरकार के सारे लोग आरएसएस के हम जानते हैं, जिसकी मतलब बहुमंजिला इमारतें यहाँ पे बन गई हैं और बड़ा दफ्तर है, वो आरएसएस कहीं कागज़ पे आपको नहीं मिलेगा, उसके नाम बैंक अकाउंट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो अर्ध खुफिया तरीके से पूरा काम है, कल अगर कोई दूसरी सरकार आ जाए और सोचे कि हम आरएसएस पर कार्रवाई करें, तो कागज़ पर उसे आरएसएस शायद कहीं मिले ही नहीं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि ये जीवन सर, मेरा जो सवाल था, और क्योंकि मेरी उम्र और आपकी उम्र में बहुत अंतर है और ये सवाल मुझे बहुत बेचैन करता है, मैंने प्रोफेसर राम पुनियानी से इसी भाषा में ये सवाल पूछा था कि भाई हम लोगों को जो भारत मिला, और कहते बहुत डिवाइसिव, बहुत कम्युनल माहौल, जब हम लोग जवान हुए, जब हम लोग अपने करियर की दिशा में बढ़े, तो इसकी जिम्मेदारी भाई बुद्धिजीवियों को भी लेनी पड़ेगी और सरकारों को भी लेनी पड़ेगी जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी बात सर, जीवन का मकसद तो ये होता है ना कि हमारा जीवन का उद्देश्य तो ये, जो हमारे मकसद हैं, जो हमारे उद्देश्य हों, पूरे हों, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स जो भी रहे हों। तो आरएसएस का मकसद तो यही रहा होगा फिर कि नॉन साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिले, कम्युनलिज्म बढ़े, कास्टिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। हो तो गया। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसको मानने में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, पर इतिहास बोध कुछ और कहता है। ये फौरी सफलताएं हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप झूठ को बहुत दिनों तक नहीं रख सकते ना। आज 370 के लिए, अनुच्छेद 370 के लिए लद्दाख के लोग रो रहे हैं। जब ये हटा था तो वो जश्न मना रहे थे। तुलसीदास ने लिखा है, उघनई अंत न होय निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। यानी अंत में तो उघड़ जाता ही है, चाहे वो राहु रहा हो जिसने वेश बदलकर समुद्र मंथन के बाद देवताओं के पात में वो बैठ गया अमृत के लिए, या कालनेमी रहा हो जो साधु का वेश धर के हनुमान को भ्रमित करना चाहता था, या फिर रावण रहा हो जिसने भगवा पहनकर सीता का हरण किया था। तो अंत में सबका भेद खुल जाता है, चाहे भगवा पहनकर सीता हरण करने वाला रावण रहा हो या भगवा पहनकर सत्ता हरण करने वाली बीजेपी रही हो। तो अंत तो खुल तो जाता है। अब इस देश की जनता को समझना है, निश्चित रूप से जो वैचारिक संघर्ष होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और बहुत सी पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई एक पार्टी की मैं जिम्मेदारी नहीं मानता, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से अगर हम राहुल गांधी को छोड़ दें या कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें, तो इस देश की ज़्यादातर पार्टियां जो कभी आरएसएस के खिलाफ एकदम झंडा लिए खड़ी थी, वो समर्पण कर गई। उन्होंने या तो भय से या लालच से बीजेपी का साथ दे दिया। तो ये भी तो है ना। तो ये जो गद्दारियां हुई हैं ऐतिहासिक हमारे रास्ते पे, एक पुराना गाना भी आपको याद होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हमें संभालना था ना, इस देश के लोगों को संभालना था ना। लेकिन इस देश में उस कश्ती में छेद करने वाले लोग भी हैं, उन्होंने किया है, ये सच्चाई है, और उसका इस देश भुगत रहा है। जिस देश की तुलना कभी कहा जाता था कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है, और तीसरी तरफ गुट निरपेक्ष देशों का नेता भारत है। आज आपकी तुलना पाकिस्तान से हो रही है। भारत पाक, आपने एक वो बन गया है, इंडो पाक, हर चीज़ में भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। चीन भी अब आपसे तुलना में नहीं रहा। आपको भारत और पाकिस्तान के साथ, चीन अमेरिका के साथ जहां बराबरी में नाम लिया जाता था, अब तो कोई सोच भी नहीं रहा है ना। तो आप उसका नुकसान क्या हुआ, मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि नुकसान ये हुआ है। हम उस कश्ती को आगे बढ़ाने में, उसमें छेद ना हो इसको रोकने में जो लोग जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी वो नाकाम हुए हैं। लेकिन इतिहास में कोई एक पीढ़ी अंतिम नहीं होती, तो पीढ़ियां आएंगी। संक्रमण काल का दौर चल रहा है ऐसा मान लेते हैं। संक्रमण तो हमेशा होता है, हर समय संक्रमण काल ही चलता है, क्योंकि अंतिम सत्य तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा अपने जीवन में, देश भी नहीं पहुंच पाते हैं, और देशों का भी जो जीवन है वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। सवाल है कि हम बुरे से अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं या अच्छाई से बुराई की ओर बढ़ रहे हैं। एक डाकू संत हो जाता है तो हम उसे वाल्मीकि कहते हैं, अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में जाता है तो हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई संत डकैत हो जाए या आसाराम की तरह बलात्कार का दोषी सिद्ध होकर जेल में चला जाए तो हम उस पर कभी बात करेंगे, कभी उसे अपना आदर्श मानेंगे। इतिहास ये बताता है कि सभ्यता के रथ को आप रोक तो सकते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तो आप इन्होंने उस रथ चक्र को उलटने की जो कोशिश की है, इसमें ये नाकाम होंगे। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन देश का नुकसान हो जाएगा, जैसे हमने पिछले 30-40 दशक इनके इस दुष्प्रचार, सांप्रदायिक वैमनस्य और विषैली राजनीति की वजह से नुकसान भारत को होते देखा है। हो सकता है कुछ समय तक और देखें, लेकिन अंततः इस देश की चेतना जागृत होगी, जो अंतश चेतना है, जो ये कहती है, जो मैंने कहा, यम निजः परो वेति गणनालग चेत साम उदार चरिता नामता वसुधैव कुटुम्बकम्, वो जगेगी। और अंत में जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जो भारत का मोटो है, तो ये जितना भी झूठ बोल लें, जितना भी झूठ का शोर मचा लें, अंततः भारत जीतेगा, सत्यमेव जयते कहा जाएगा।